हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ एसआई में पूछे गए सभी फिजिक्स के क्वेश्चंस। आपको मैं बता भी दूं कि क्वेश्चंस जो हैं ऑन द वेरी फर्स्ट लुक आपको लगेगा कि शायद बहुत टिपिकल हैं, बट इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। जस्ट उनकी लैंग्वेज घुमा दी तो शायद आप लोगों को लग रहा हो कि टिपिकल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन please go and subscribe to RB channel so that you can have access to all the playlists, although you can have access even if you don't subscribe, but still सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको अपनी सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक हमने दे रखा है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है सो दैट आपको एक ही लिंक में आपको उस सब्जेक्ट की सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियोस मिल जाएं। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं ताकि आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर कंपाइलेशन आराम से विदाउट हैसल मिल जाए। हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक भी गिवन है। मेक श्योर टू चेक आउट आवर वेबसाइट सो दैट आपको पता हो कि बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अपनी तैयारी को और अच्छे से पॉलिश कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, पेड भी हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था अगर आपको याद हो? F इज इक्वल्स टू ma, राइट। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन इन तीनों में रिलेशन है। The acceleration of a body of an object depends on the mass of object and amount of force applied। ये है। अगला हो गया, वैसे यही क्वेश्चन ठीक है, यही ऑप्शन ठीक है क्योंकि तीनों चीजें आ गई। अगला सुन लो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ये फर्स्ट लॉ है। Whenever one object exerts a force on second object, ये हो गया थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। द फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और कंप्रेस स्प्रिंग, तो ये हुक्स लॉ है। बेसिकली स्प्रिंग का तो कोई रोल ही नहीं है न्यूटन के, तो फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक आ गया। तो इसमें हिंदी में आ गया ऑप्शन डी, किसी वस्तु का त्वरण उसके, क्योंकि त्वरण का मतलब है ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, तो किस किस पे चीज पे डिपेंड करेगा? उसके द्रव्यमान पे और उस पर लगाई गई बल के। अगला, इमेजेस दोज आर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन आर टर्म्ड एज, जो पर्दे पर बन जाता है प्रतिबिंब उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज, क्योंकि वो पर्दे पर बन रहा है। दोज आर नोन एज रियल, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ये तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही समझा रखा है। कैंडेला, कैंडेला है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन द इंटरनेशनल सिस्टम किस फिजिकल फैक्टर की यूनिट है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर हर्ट्ज। अगर आपको याद हो, ये इतनी बार आप कर चुके हो, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। 10 की पावर -34 देखते ही समझ जाना प्लैंक्स कांस्टेंट है। नेक्स्ट, 1 अर्ग इज इक्वल टू, तो 1 अर्ग किसके इक्वल होता है? 1 अर्ग इक्वल होता है 10 की पावर -7 जूल के। ये भी मैंने आपको करा रखा है फाउंडेशन कोर्स में, दोनों ही आपकी वर्क डन की यूनिट है। नेक्स्ट, एक लेंस है जिसकी पावर है -0.25 डायोप्टर पावर। आपको नेचर बतानी है और फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ का तो फॉर्मूला पता है आपको, 100/p। नेचर आप माइनस साइन है, नेचर वहां से बता दोगे क्योंकि माइनस साइन हमेशा किस में आता है? केव में, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस है, ये तो फिक्स कर दिया। अब निकालते हैं पावर, ये फोकल लेंथ, सॉरी, कितना आएगा? अच्छा, ये आएगा आपका, जो निकालोगे मीटर में फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे वैसे भी आप, तो ये आ जाएगा माइनस के, अच्छा मीटर में ही देख, मीटर में ही आपसे पूछ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/p। माइनस के 4 मीटर, तो बेसिकली 4 मीटर है और कॉनकेव लेंस है, सिंपल। तो कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है और माइनस के 4 मीटर की इसकी जो है हो गई आपकी फोकल लेंथ। नेक्स्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेन्ड बॉडी इज, अगर एक प्रत्यास्थ स्थितिज तनावग्रस्त निकाय है तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बताओ। देखो स्ट्रेन का मतलब है कि किसी बॉडी पे आपने एक प्रेशर लगा रखा है, सिंपली मतलब उससे उसकी डायमेंशन चेंज हो गई, तो अगर उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने तो क्या होगा?
बहुत आसान फॉर्मूला है, लर्न कर लो। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये है आपका, अगर एक बॉडी पे स्ट्रेस लगा रखा है और उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, एमजीएच फॉर्मूला होता है ना वैसे पोटेंशियल एनर्जी का, तो समझ लो उसको आपने तोड़ दिया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, एनर्जी की इंटरनेशनल यूनिट बताओ क्या होती है? जूल। ये तो सबको पता है, ऐसा यूनिट क्या है उसकी? जूल है। प्रेशर की, ये पास्कल किसकी है? प्रेशर की। वॉट किसकी है? पावर की। न्यूटन किसकी है? फोर्स की। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। देखो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ये वैसे मैथ्स का फॉर्मूला है बट डोंट वरी। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? बहुत आसान होता है, आई की आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे की के से, सिंपल। यानी 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3 अपॉन, मॉड ए कैसे निकालते हो? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 1 प्लस 9, तो 12 -6 तो अब बेसिकली नीचे का तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे कुछ भी आ रहा हो या ऊपर आ रहा है 0। तो कॉस में 0 कौन से एंगल पे होता है आपको पता होना चाहिए। कॉस में 0 होता है आपका 90 डिग्री पे। तो सिंपल आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बीच में स्पेस है, ये भी ठीक है। वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ये भी ठीक है। पार्टिकल्स का जो मोशन है वो अनअफेक्ट रहता है एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो मोशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो मान लो लिक्विड पे, तो वो सॉलिड बन जाएगा या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यही स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ सेकेरोमीटर या शर्करा मापी इज अ टाइप ऑफ। देखो सेकेरोमीटर होता क्या है? ये अमाउंट ऑफ शुगर मेजर करता है कि कितना शुगर है किसी भी सॉल्यूशन में, ये मेजर करेगा। लेकिन किस तरीके से मेजर करता है? लाइट के माध्यम से। ये लाइट को जब आप पास करोगे, लाइट को डेविएट कर देगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। उसको क्या बोलते हैं? जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लाइट के बेसिस पे काम करते हैं उनको बोलता है पोलैरीमीटर। तो सेकेरोमीटर भी क्या है? एक पोलैरीमीटर का ही टाइप है। बेसिकली मेजर क्या करता है? अमाउंट ऑफ शुगर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये है क्या? पोलैरीमीटर, ध्रुवन मापी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी खिंचाव से क्या संबंधित है? देखो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज पे ऐसा फोर्स लगा रहे हो, एक प्रेशर लगा रहे हो जिससे उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, चाहे लेंथ चेंज हो रही हो तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एरिया चेंज हो रहा हो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, वॉल्यूम चेंज हो रही हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो बेसिकली ये डायमेंशन लेस होती है क्योंकि ऊपर नीचे सेम, लेंथ एरिया एरिया वॉल्यूम वॉल्यूम इस तरीके से आ रहा है। तो स्ट्रेस है क्या? ये मैंने आप, स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी पे आपने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया ताकि उसकी डायमेंशन चेंज हो गई किसी भी चीज में, तो उनका जो रेशियो है कि कितना डायमेंशन चेंज आया उसको बोलते हो आप स्ट्रेन। तो इट इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती, सिंपल, आयाम रहित। Which of the following has the highest specific heat capacity at room temperature and atmospheric pressure? इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज्यादा होती है? पानी की सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो हीटिंग चीजें होती हैं लाइक हीटिंग अप्लायंसेस, उसमें पानी भरा जाता है गर्म करने के लिए। तो पानी इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्मी देगा, आपको ज्यादा लंबे समय तक गर्मी देगा। तो वाटर हैज द हाईएस्ट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस जो होती हैं मैग्नेट की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, राइट। दे रिप्रेजेंट अ पाथ अलोंग विच, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सो बेसिकली जब हम फील्ड बनाते भी हैं नॉर्थ साउथ रख के, क्या बनाते हैं हम? यही रखते हैं ना कि कंपस में नॉर्थ पोल कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे डॉट लगाई, फिर कंपस रखा,
यहाँ डॉट लगाई, फिर कंपास रखा, यहाँ डॉट लगाई। तो बेसिकली फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं हम? फील्ड लाइंस वो रास्ता है जिसमें अगर एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल ले लूं, वो मूव करेगा, कि अगर नॉर्थ पोल को मूव करना होगा वो उसी रास्ते से मूव करेगा। तो ये डेफिनेशन में भी आपके वही है कि द फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग विच अ नॉर्थ पोल वुड मूव। वुड मूव का मतलब इमेजिनरी है, राइट? सो नॉर्थ पोल क्या है? दे रिप्रेजेंट अ पाथ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो छोड़ दो, हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव, कि एक फ्री नॉर्थ पोल किस रास्ते से मूव करेगा। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डज अ स्टीम इंजन वर्क? स्टीम इंजन किस चीज पे वर्क करता है? थर्मोडायनामिक्स। स्टीम इंजन वही कि एक हीटिंग बॉडी है, एक कूलिंग टैंक है, ये सब किस पे काम करेगा? लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है प्रिज्म का, लेंसेज का, मिरर्स का, जिसमें ट्यूब के थ्रू इमेजेस जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी, अगर आप देखते हो उसमें दिखाता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, मिरर्स का, जिसमें लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रिज्म, लेंस, मिरर्स यूज होंगे ताकि इमेज बन जाए अलग अलग ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है? अच्छा, कैलेडोस्कोप क्या होता है? कैलेडोस्कोप भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होगा? बहुत ही अलग अलग कलरफुल इमेजेस बनती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप बहुत सारे प्लेन मिरर्स यूज करते हो अलग अलग पैटर्न्स के, और लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बनती है, तो बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स फ्लावर्स के फॉर्म में अलग अलग पैटर्न्स बन जाते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, द राइट हैंड रूल ऑफ इंड्यूस्ड करंट वॉज गिवन बाय? राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दोनों फ्लेमिंग ने दिए थे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बताता है? इंड्यूस्ड करंट। और लेफ्ट हैंड रूल ये फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ठीक है? तो ये चीज है, तो ये किसने दिए थे? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, ओके, इनमें से कौन सा कैपलर्स लॉ नहीं है? कैपलर के 3 ही लॉ थे। सबसे पहला लॉ ये था कि जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे घूमते हैं, जिसमें सन एक फोकस में से किसी एक में होगा। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि इक्वल एरिया में या इक्वल टाइम में ये इक्वल एरिया कवर करते हैं। तीसरा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब से, ऐसा कुछ करके था। 3 ये लॉ थे। सबसे पहला, ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है जहां पे सन फोकस पे है, तो है द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन आर कोप्लैनर, कि सभी प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो कोप्लैनर है, एक ही प्लेन में है। ये कोई लॉ नहीं था, कैपलर ने नहीं दिया था मतलब, तो बी वाला नहीं है डेफिनेटली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट ऑल आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? इसमें से किस इक्वेशन ने ये बताया था? तीनों को कंबाइन किया था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मैक्सवेल ने सबसे पहले कंबाइन किया, फिर उन्होंने लाइट को भी कंबाइन कर दिया। तो तीनों को कंबाइन एक ही साइंटिस्ट ने करा है, मैक्सवेल। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट किसने किया था? मैक्सवेल्स इक्वेशन में। ओके, कॉन्वेक्स लेंसेज बताओ, इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है? पहली बात तो ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि कॉनकेव लेंस है, तो ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। अब बात ये है कि कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है लाइट को। तो यहां तो ये देखो, अब ये लेंस कैसा भी नहीं है, 2 रेज फैल रही हैं, 2 रेज जुड़ रही हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बच्चा? ऑप्शन ए यानी सी। Which of the following optical instruments creates colorful, beautiful patterns due to multiple reflections in plane mirrors? देखो आ गया, इनमें से कौन सा एक ऐसा यंत्र है जो समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? क्लेडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप ही है जो अलग अलग कलर से, आप ना गूगल करके देखना, आपको इसके पैटर्न्स भी मिल जाएंगे। इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनते हैं। पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी थी, जो उसके पॉस्टुलेट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, या कि वो किस किस पे फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम्स पे, ठीक है? जो इनर्शिया को फॉलो करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, सो दे फॉलो इनर्शियल फ्रेम्स। The types of stress that acts coplanar along a given cross section of material is defined as? किसी भी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश समस्थलीय रूप में कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब क्या है, सुनो, ये एक बॉक्स रखा था,
अब आपने इस पे एक स्ट्रेस लगाया, आपने इसको किसी भी तरीके से दबाया और ये रहा तो यहीं पर ये टेढ़ा हो गया, एक ही प्लेन में टेढ़ा हो गया, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, जिसकी इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? अपरूपण प्रतिबल, सिंपल। नेक्स्ट, अ मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज फर्स्ट डिवाइस्ड बाय, एक सबसे पहले किसने वो मेथड खोजा था जिससे आप क्या निकाल सकते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप मेजर कर सकते हो, तो ये किया था टोरिसेली ने। नेक्स्ट, पॉइजन्स इक्वेशन विच इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। पॉइजन्स इक्वेशन जिससे आप किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी की, वो कितना इलास्टिक है, वो कितना ज्यादा अपनी शेप चेंज कर सकता है बिना टूटे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉइजन्स इक्वेशन से। तो पॉइजन्स इक्वेशन को किससे डिनोट करते हैं? पॉइजन्स इक्वेशन को डिनोट करते हैं इससे, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू। ग्रीक लेटर है न्यू, जिसे फ्रीक्वेंसी भी हम डिनोट करते हैं, तो न्यू। Which law states that if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest? कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी? इनर्शिया है ना ये, तो कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो पहला नियम था ये लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कंजप्शन फंक्शन? तो बेसिकली ये है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो वो ये बोल रहे हैं इनमें से कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला कौन सा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है, अदरवाइज ये आपको इकोनॉमिक्स में ही बेटर पूरा कंसेप्ट पता लगेगा। आई डोंट नो अ थिंग अबाउट इट। नेक्स्ट, select the correct sequence of color observed when white light gets dispersed through a prism। जब white light prism से जाएगी तो उसका करेक्ट ऑर्डर बताओ। देखो करेक्ट ऑर्डर होता है विबग्योर, उल्टा। ठीक है, तो अब आप देख लो इसमें क्या है। सबसे पहले वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, नेक्स्ट है ब्लू इंडिगो, ब्लू इंडिगो, अच्छा ब्लू इंडिगो, फिर ग्रीन, ये तो गलत हो गया, फिर ग्रीन इंडिगो ऑरेंज, ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। तो वो अब आपसे, अब देखो इन्होंने क्या बोला, करेक्ट सीक्वेंस, या तो आप बताओगे ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी, इन दोनों ऑप्शन में से ही आपका ठीक होगा, राइट? तो अब आपका ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि देखो ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, और इसमें क्या है? ब्लू, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। बेसिकली है तो दोनों ही ऑप्शंस ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दोनों में स्टेटमेंट जो है, जो ऑर्डर दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे। एक रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, लेकिन आपने उसे किसी पॉइंट पे पाइवोट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो इस टाइप का जो मोशन होगा, अगर आप इसको, अब आप इसको मोशन रोटेट कर रहे हो, क्या होगा? रोटेट ही होगा, गोल गोल ही घूमेगा, इससे ऊपर तो ये कुछ कर नहीं सकता। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको ये कौन सा मोशन होगा? घूर्णन यानी रोटेशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म जो है स्टेटमेंट बताओ। सबसे पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, राइट? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, या मैं कहूं अपवर्तनांक क्या है, कि हवा में जो लाइट आ रही है उसका इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप कह सकते हो उसका साइन आई, या उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, यही तो है। अब आप देखो ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए स्पेसिफिक मीडियम। अच्छा, स्पीड की टर्म्स में क्या होता है ये भी सुन लो। मान लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसके अंदर स्पीड, उसकी स्पीड नीचे और वैक्यूम की स्पीड ऊपर, ये होता है स्पीड वाला फॉर्मूला। तो अगर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए स्पेसिफिक मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उल्टा बता दिया इन्होंने, नीचे वाला सही होगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड इन स्पेसिफिक मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व इफेक्ट है, वो किस वजह से है? ये कहा जाता है कि आयंस है, लावा है, लिक्विड लावा है, वो घूम रहा है, उसमें आयरन के एटम्स हैं, निकल के एटम्स हैं, आयंस है बेसिकली। आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी करंट है, और करंट जब भी मूव करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिज्म। तो इस वजह से बोलते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वजह से है, इसको क्या बोलते हैं? डायनामो इफेक्ट। नेक्स्ट, एक यूवी लाइट है जिसको आपने पास किया ऑप्टिकल फाइबर से हवा में। मान लिया ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर से लाइट को पास किया हवा में एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फाइबर का है √2। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा साइन आई अपॉन साइन आर, जिसमें साइन आई होगा हवा का। अब क्या है? उल्टा कर दिया, हवा वाला यहां कर दिया और फाइबर वाला जो है एंगल आपको 45 डिग्री दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा कर दो, यानी अगर कायदे में देखा जाए तो √2 क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन ये तब होगा जब आई ये वाला हो और आर ये वाला हो, आई हवा वाला हो, आर फाइबर के अंदर वाला हो। अब बिल्कुल उल्टा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो 1/√2 विल बी इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन आर। ठीक है, ये चीज समझनी जरूरी है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है उसमें आई होता है हवा से उस मीडियम में जाने वाला एंगल। ठीक है, तो अब क्या है? उल्टा कर दिया तो कोई नहीं है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा कर दिया। 1/√2 इज इक्वल टू साइन 45 क्या होता है? 1/√2 ही होता है साइन आर। √2 से √2 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू साइन आर। और साइन के केस में आर 1 कब होता है? 90 डिग्री पर, राइट? तो आर की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, सिंपल, दैट्स इट। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे फिजिक्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे। एक आधा था कि हाँ शायद आपने नहीं पढ़ रखा हो या लैंग्वेज घुमा के पूछ रखी हो, अदरवाइज सारे बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, सारे फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी कवर्ड हैं। सो गाइज फाउंडेशन कोर्स की अगर हम बात करें तो आरबी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ऑफिसर बैच आपको मिलेगा, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी, सबकी आपको ई बुक्स मिलेंगी। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है तो इंडिविजुअल सब बैचेस भी हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस का बैच है, मैथ्स का बैच है, तो इंडिविजुअल बैचेस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।